होते हैं। फाइनेंशियल बिल जो है वो 3 टाइप के हैं। ये आज का मतलब टॉपिक हमारा रहेगा डिस्कशन का, फाइनेंशियल बिल। तो फाइनेंशियल बिल, देयर आर 3 टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल। वन इज मेंशन इन जो है 3 में से एक जो है वो स्पेशल तरह का होता है जिसको हम मनी बिल बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। तो इसको मनी बिल कहा जाता है। ये भी एक टाइप का फाइनेंशियल बिल है। दूसरा है फाइनेंशियल बिल टाइप 1, जो कि आर्टिकल 117 क्लॉज 1 के अंदर मेंशन है। दूसरा आपका है फाइनेंशियल बिल टाइप 2, जो कि आर्टिकल 117 क्लॉज 3 के अंदर मेंशन है। ठीक है ना। तो 3 तरह के फाइनेंशियल बिल होते हैं। मेरी आवाज आ रही है रिदा? एम आई ऑडिबल? ओके। तो ये यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन है। इसमें जो है बेसिकली फाइनेंशियल बिल जो होता है वो टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड आर्टिकल 10। तो आर्टिकल 110 के अंदर जितना भी मेंशन है, 110 के अंदर वो जो होता है, यानी जितने भी टॉपिक मेंशन है, अगर उससे रिलेटेड कोई बात है तो दैट इज योर मनी बिल। और उसके अलावा जो बात है वो होता है आपका फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड टाइप 2। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड टाइप 2 जो होता है वो क्या होता है? फाइनेंशियल बिल टाइप 1 क्या है? जो बिल, देखो इसमें क्या कह रहा है, आप बिल, ठीक है, 1 is a bill that contain, financial bill type 1 is a bill contain not only any or all matter mentioned in article 110। यानी कि उसमें कहता है ये कि फाइनेंशियल बिल टाइप 1 ऐसा बिल है जिसके अंदर आर्टिकल 110 के जितने भी टॉपिक्स हैं, यानी आर्टिकल 110 में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है वो रहे, प्लस प्लस ये प्लस अदर मैटर्स भी उसके अंदर हो जाए, जनरल लेजिस्लेशन का भी मैटर हो, यानी कि मनी बिल का मैटर हो। ठीक है, कौन सा मैटर हो? मनी बिल का मैटर हो, प्लस उसके अंदर जनरल लेजिस्लेशन का भी मैटर आ जाए, तो उसको हम लोग जो है फाइनेंशियल बिल टाइप 1 कहेंगे। एक बात समझ में आई होगी। अब इस आर्टिकल 110 के अंदर मेंशन क्या है, तो आर्टिकल 110 को जरा देख लेते हैं मनी बिल में। देखिए यहाँ पे आप जो है ये आपका मनी बिल का पूरा दे रखा है आपका, ये देखें मनी बिल, आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट मनी बिल, इट्स अ काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ फाइनेंशियल बिल। तो इसके अंदर क्या क्या बोला हुआ है? इसके अंदर जब आप आर्टिकल 110 खोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें क्या मेंशन मिलता है? उसमें मेंशन मिलता है कि भाई आपका इम्पोजिशन, एबोल्यूशन, इम्पोजिशन, ठीक है, अबोल्यूशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, ये आपका जो है वो फाइनेंशियल मनी बिल में 1 में मिलता है। रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये मिलता है। यानी कि कोई भी पैसा गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट अगर क्या नाम है वो ले रही है, यानी पहले वाले में तो अगर कोई टैक्स लगाना है, कोई टैक्स हटाना है, इम्पोज करना है, मतलब टैक्स लगाना, इम्पोज करना, रिमिशन करना, ठीक है, कम करना, ज़्यादा करना, अल्ट्रेशन करना, बदलना या रेगुलेशन करना किसी तरह का टैक्स का, तो वो सब मनी बिल का मैटर माना जाएगा। ये आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 कह रहा है। उसके बाद में फिर इसी तरीके से आपका जो है दूसरा जो मेंशन है वो ये है कि गवर्नमेंट अगर कोई उधार लेती है, बोरोइंग लेती है यूनियन गवर्नमेंट, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट, 3 तरह की मनी होती है। लेकिन कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा 3 तरह का अकाउंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहा है इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा निकालना हो या कॉन्टीजेंसी फंड को यूज करना हो, ठीक है, और या पैसा निकालना हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी, तो वो भी मनी बिल का मैटर कहा जाएगा। कोई भी मतलब कोई भी पैसा निकालना है या मैटर है, यानी ये अप्रोप्रिएशन करना है मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी उससे अप्रोप्रिएट करना है, पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यानी व्हाट एवर कुछ भी करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, कोई भी चीज़ करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, कोई भी चीज़ करना है तो मनी बिल में आएगा। इसी तरह से गवर्नमेंट का कोई भी खर्चा पानी जो कुछ भी है, जो कि मेंशन है इसमें, सारा मेंशन है कि इस तरह के जितने भी बिल होते हैं, फाइन वगैरह वगैरह, ये सब जो है मतलब ये फाइन वगैरह नहीं आएगा, बाकी ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब मनी बिल के आएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पैसे से रिलेटेड हैं लेकिन दे आर नॉट मनी बिल, ठीक है। अ बिल नॉट टू बी डीम्ड टू बी मनी बिल बाय रीजन ओनली दैट, कोई बिल जो है ऐसे भी बिल है जो कि मतलब पैसे से रिलेटेड लेकिन मनी बिल नहीं है, उसको मेंशन कर दिया गया है कि अगर कोई फाइन वगैरह लगाना है, पेनाल्टी लगानी है, लाइसेंस वगैरह की फीस लगानी है, कोई क्या नाम है इसी तरीके से कोई लोकल अथॉरिटी जो टैक्स लगाती है, तो वो सब मनी बिल के केस में नहीं आएगा, ठीक है, आर्टिकल 110 की कैटेगरी में नहीं आएगा। बाकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी टैक्स वगैरह इंपोज करने हैं वो सब मनी बिल में आएगा 110। अब यहाँ पे क्या कह रहा है फाइनेंशियल बिल टाइप 1, देखिए ये कहता है कि मनी बिल से रिलेटेड कोई मैटर है तब तो मनी बिल में जाएगा, लेकिन अगर उसके साथ प्लस बट, यानी मनी बिल के साथ साथ सारे मनी बिल के मैटर, साथ साथ में मनी बिल के साथ कोई और भी फाइनेंशियल बिल, मतलब कोई और भी मैटर उसके अंदर है, यानी 110 का जो मेंशन कर रहा है वो हो, प्लस कुछ और भी हो उसके अंदर, तो उसको हम फाइनेंशियल बिल टाइप 1 कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लें आप, यह कह रहा है कि मनी बिल, ठीक है,
कोई मैटर दैट इज आर्टिकल 110 का मैटर हो प्लस और बट मतलब प्लस ऑल्सो अदर मैटर हो जनरल लेजिस्लेशन का, तो वो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 होगा। सिंपल बात है, यानी उसमें उसने बोल दिया कि मनी बिल का मैटर है प्लस जनरल लेजिस्लेशन का मैटर है। तो अब ये इसमें क्या होगा, इस बिल में देखो, जैसे कि मनी बिल जो होता है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, इसी तरह से फाइनेंशियल बिल टाइप 1 भी जो है इंट्रोड्यूस हो सकता है सिर्फ लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरा, इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है, ठीक है, जिस तरह से मनी बिल में होती है। तो ये दो रिस्पेक्ट में मनी बिल की तरह है, लेकिन ये पास कैसे होगा, सिंपल मेजोरिटी से, जैसे लोकसभा में पास करना है और राज्यसभा में पास करवाना पड़ेगा, दोनों जगह से पास करवाना पड़ेगा। इसके लिए मतलब किसी भी तरीके से आप ये नहीं कर सकते कि नहीं, क्या नाम है, ये नहीं कर सकते कि भैया आपने जो है लोकसभा में पास करवा लिया तो 14 दिन में जो है फिर राज्यसभा पास करे नहीं, और अगर नहीं कर रही है तो डीम टू बी पास मान लीजिएगा। ऐसा केस नहीं होगा यहाँ पे। वो मनी बिल का केस 109 के अंदर में मनी बिल के केस में ऐसा है, ये फाइनेंशियल बिल टाइप 1 के केस में ऐसा नहीं है। इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास करवाना जरूरी हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे एक काम है, यहाँ पे ये दो बातें जो बोली हैं उसको जरा समझिएगा। पहला बोला है कि बोथ इंट्रोड्यूस होंगे लोकसभा में सिर्फ। दूसरा इस ये बोला है कि जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट की ओनली रिकमेंडेशन, जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा तभी इसको पेश किया जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्विस्ट नजर आएगा एक कि देखो, इन द केस ऑफ ये तो यहाँ तो ये समझ में आ गया, ओके। रिकमेंडेशन की जरूरत है, प्रोसीजर बाकी सब जनरल प्रोसीजर होंगे राज्यसभा के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फिर देखिए आप एक फाइनेंशियल बिल टाइप 2 देखें आप। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल बिल टाइप 2 कंटेंट प्रोविजन इन्वॉल्व द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर मेंशन इन आर्टिकल 10। अब उसमें क्या था, 110 मतलब 110 का मैटर प्लस था, इसमें 110 माइनस है। मतलब कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च करने वाली बात है, समझिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च करने वाली बात है, लेकिन उन मैटर्स की बात है जो माइनस कर रहे हैं किसको, आर्टिकल 110। वो मैटर नहीं होना चाहिए जो आर्टिकल 110 में मेंशन है। यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च हो रहा है लेकिन 110 का मैटर नहीं है, तो वो जो बिल होगा वो फाइनेंशियल बिल टाइप 2 हो जाएगा। आर्टिकल 117 क्लॉज 3 का पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। और ये जो है आपका स्पेशल फीचर क्या है इस बिल का, ये कह रहा है ओनली स्पेशल फीचर यहाँ पे, वैसे तो जनरल लेजिस्लेशन है, ओनली स्पेशल फीचर ये है कि द बिल this bill that it cannot be passed by either house of the parliament unless the president has recommended that house to consider the bill। जब तक कि प्रेसिडेंट कहेगा नहीं कि आप उस हाउस को कि भाई तुम कंसीडर कर लो, तब तक ये बिल कंसीडर नहीं किया जाएगा। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 can be introduced either house of the parliament and recommendation of the president is not necessary for its introduction। अब देखिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे कह रहा है, अब स्पेशल फीचर में कह रहा है कि इट कैन नॉट बी passed by either house of the parliament until president recommended the house for consideration of the bill। कि जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड ना करे लोकसभा या राज्यसभा को कि तुम देख लो बिल को, तब तक कोई देखेगा नहीं। फिर यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये hence financial bill can be introduced on either house of the parliament and recommendation of the president is not necessary for its introduction। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तो कह रहा है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट, ये बिल पास नहीं किया जा सकता, ठीक है, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जब तक कि प्रेसिडेंट अनलेस द प्रेसिडेंट हैज रिकमेंडेड द हाउस टू कंसीडर द बिल, जब तक कि प्रेसिडेंट रिकमेंड ना करे। फिर यहाँ कह रहा है कि रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट नेसेसरी। अब ये क्या मतलब है, दो उल्टी बातें कह रहा है, समझ में आ रहा है? एक जगह कह रहा है रिकमेंडेशन जरूरी है और एक जगह कह रहा है नहीं जरूरी है। गेटिंग? वही सेम बिल के लिए समझ में आ रहा है आपके हृदय? कंफ्यूजन करता है ना? यहाँ पे आपको ये समझना है कि उसने रिकमेंड एक बार कर दिया। देखिए यहाँ पे इस बात को ही लोग नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए टफ हो जाता है। यहाँ पे ये है कि एक बार उसने रिकमेंडेशन कर दिया है, क्योंकि उसने पहले ही अपना ही रिकमेंडेशन, जब इसको इंट्रोड्यूस करवाना है या करना है, वो कंसीडर करने के लिए बिल को प्रेसिडेंट बोलेगा कि भैया ये बिल कंसीडर कर दो, रिकमेंड कर देगा। फिर जब उसको, अब वो कंसीडर करने के लिए बोल दिया, जैसे बोल दिया आज जो है इसको कंसीडर कर लो। अब कंसीडर करने के लिए आज बोला है, मान लीजिए आज 6 तारीख है, 6 मई को बोला है कंसीडर करने के लिए। अब पार्लियामेंट की अपनी प्रोसीडिंग चल रही है, उसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है कि राज्यसभा कंसीडर करो,
या लोकसभा कंसीडर करो, राज्यसभा कंसीडर करो या लोकसभा कंसीडर करो, उसने बोल दिया है, ठीक है। अब ये लोकसभा या राज्यसभा किसी को भी दे दिया, अब ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही है, वो अपना हिसाब से क्या नाम है कंसीडर करेंगे। अब मान लीजिए कि ये जून में 15 जून को जाके, ठीक है, मान लेते हैं 15 जून को जाके राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें भी प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया था, इंट्रोड्यूस किया गया। अब इस इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि उसी दिन इंट्रोड्यूस कर जाए ना, अब इसको इंट्रोड्यूस, क्योंकि प्रेसिडेंट पहले ही रिकमेंडेशन दे चुके हैं, इसलिए अब उसके इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए इस बात को आप समझिएगा। और बाकी ये जो है ये सारा जितना भी मतलब ये है, इसमें सब उसी तरह पास होगा जिस तरह से क्या नाम है ऑर्डिनरी बिल पास होता है, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों जो है ऑर्डिनरी बिल की तरह पास होगा। इसमें जो है कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं होगा जैसे मनी बिल में होता है। मनी बिल में क्या होता है कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर यहाँ से अगर पास हो जाता है तो इट विल गो टू राज्यसभा, और राज्यसभा के पास जो है पावर है कि वो कितने दिन की पावर है, उसके पास 14 दिन की पावर है, 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन में अगर उसने पास कर दिया मनी बिल को तो पास माना जाएगा, नहीं तो नहीं पास होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन फाइनेंशियल बिल के केस में ऐसा नहीं है, ये एक बार फाइनेंशियल बिल प्रेजेंट किया गया, ठीक है, प्रेजेंट करने के बाद में अगर लोकसभा ने उसको पास कर दिया, ठीक है, लोकसभा ने इसको पास कर दिया, लोकसभा के पास करने के बाद में अब उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा अगर इसको पास कर देता है वेल एंड गुड, और अगर राज्यसभा नहीं पास करता है, ये जूम हो जा रहा है, राज्यसभा अगर नहीं पास करता है, वो मना कर देता है, तो ये बिल नहीं पास होगा। फिर इसके लिए या तो ज्वाइंट सिटिंग बुलानी पड़ेगी, यहाँ पे ये दे दिया है कि डेडलॉक अगर पैदा हो जाता है तो ज्वाइंट सिटिंग समन किया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट होता है सारे रिस्पेक्ट में, सिवाय कुछ स्पेशल जो बात दे दी गई है वो ये है कि इंट्रोडक्शन जो है लोकसभा में होगा या प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से इंट्रोडक्शन होगा। बाकी ज्वाइंट सिटिंग बुलाने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर डेडलॉक पैदा हो जाता है, एक हाउस पास कर देता है, दूसरा हाउस पास नहीं करता है, एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस ने पास नहीं किया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, या राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास नहीं किया, कोई भी सिचुएशन आती है तो उसके लिए ऑर्डिनरी बिल है, तो उस केस में फिर रिकमेंड किया जा सकता है ज्वाइंट सिटिंग, प्रेसिडेंट बुला सकता है। ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा तो दोनों हाउसेस के बंदे आएंगे, और दोनों हाउसेस के बंदे आने के बाद में सिंपल मेजोरिटी से बिल पास किया जाएगा। उसमें प्रिसाइड कौन करेगा, उसमें ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करने के लिए स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करेगा, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करेगा, ठीक है। अब इसमें जो लगभग 6 महीना वेट करते हैं, एक महीना अगर मतलब एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस ने अगर पास नहीं किया है तो 6 महीने का मतलब वो लगभग रहता है, तब डेडलॉक माना जाता है। 6 महीने का टाइम गुजरने के बाद ही डेडलॉक माना जाएगा, उससे पहले नहीं माना जाएगा कि डेडलॉक है। एक हाउस ने पास किया, दूसरे हाउस ने पास नहीं किया, और तो स्पीकर प्रिसाइड करेगा, ध्यान रखिएगा, अगर वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है लोकसभा का स्पीकर प्रिसाइड करेगा, और अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा, ध्यान रखें, ठीक है ना, कि अगर स्पीकर है तो स्पीकर करेगा, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा, और अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है ज्वाइंट सिटिंग के लिए तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का चेयरमैन इसको रिकमेंड नहीं, इसको प्रिसाइड नहीं करेगा। राज्यसभा का चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें रोल प्ले नहीं करता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल नॉट कम इन दिस पिक्चर, ओके। तो ये आपका मतलब दो चीजें हो गई। अच्छा, इसके बाद में अभी तक इंडिया में सिर्फ 3 बिल ऐसे हैं जो कि मतलब पास हुए हैं ज्वाइंट सिटिंग में। एक डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960 में पास हुआ था, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल जो है 1977 में पास हुआ था, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में पास हुआ है, जो कि ज्वाइंट सिटिंग में पास हुआ है। बाकी कोई भी बिल ज्वाइंट सिटिंग में पास नहीं हुआ है। अब आती है बात आगे जो हम बात करेंगे वो करेंगे बजट की, लेकिन क्योंकि आज बच्चे नहीं है, हमारे पास क्वारम नहीं है, मैंने फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड टाइप 2 बता दिया है, एंड वी डोंट हैव दैट मच ऑफ quorum टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द बजट टुडे। बजट के लिए quorum जरूरी है डिस्कस करना, तो कल इंशाल्लाह मतलब कल क्लास नहीं हो पाएगी, अगर हो पाई तो ठीक है, नहीं हो पाएगी तो नहीं हो पाएगी। कल वैसे तुम्हारे यहाँ शादी है तो क्लास नहीं लूँगा मैंने पहले ही मना कर दिया था, तो कल नहीं, अब अगली जब क्लास होगी ट्यूसडे वगैरह में, तो फिर हम लोग इसको चर्चा करेंगे क्या है बजट को, ठीक है भाई, ओके।